बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे पास बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 1 से वायरसेस टॉपिक को कवर कर लिया था। अब हम सेकंड टॉपिक एड्स एंड HIV इन्फेक्शन को कवर करेंगे। तो इसमें लर्निंग आउटकम क्या होंगे हमारे पास। जो लर्निंग आउटकम है वो है कि आइडेंटिफाई सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम को आइडेंटिफाई करना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉज ऑफ वायरल डिजीज एड्स, यानी एड्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। बुक में जितने भी एड्स के बारे में है कि कौन काज करता है, सिम्टम क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, काजेज ऑफ वायरल डिजीज, इन सब को हमने स्टडी करना है। चलो बुक की तरफ। बुक में हमारे पास ये टॉपिक चैप्टर नंबर 111 में है और एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए मुखफ़फ़ है, मीन ये एब्रीविएशन है। एड्स इज़ अ सीरियस कंडीशन दैट वीकन द बॉडी इम्यून सिस्टम। एड्स एक ऐसा सीरियस कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, जो डिजीज़ के ख़िलाफ़ काम करता है, उसको ये वीकन करता है। एड्स क्या करता है? वीकन द बॉडी इम्यून सिस्टम, लिविंग इट अनएबल टू फाइट ऑफ इलनेस। इसको इस कदर छोड़ता है कि वो फिर बीमारी के साथ फाइट करने के काबिल नहीं रहता। एड्स इज़ द लास्ट स्टेज in progression of diseases resulting from a viral infection known as the human immunodeficiency virus, HIV और एड्स वायरस। एड्स जो है ना वो लास्ट स्टेज है किसकी? HIV इन्फेक्शन की। यानी जब एक पर्सन HIV से इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर उसमें स्टेजेस होते हैं। जो लास्ट स्टेज है वो एड्स है। द डिजीज इंक्लूड अ नंबर ऑफ अनयूजुअल एंड सीवियर इन्फेक्शन। इस डिजीज में अनयूजुअल एंड सीवियर इन्फेक्शन होते हैं, नंबर ऑफ अनयूजुअल, ठीक है, सच दैट कैंसर, सीवियर वेट लॉस, डिजीज अफेक्टिंग द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब जो है ये एड्स के एक्स्ट्रा बीमारीज हैं, ठीक है। द इम्यून सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ सेल्स। द इम्यून सिस्टम, अब हम इम्यून सिस्टम को पढ़े कि इम्यून सिस्टम क्या है। तो इम्यून सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ सेल है, ठीक है, ऑर्गन एंड प्रोटीन्स, ऑर्गन्स एंड प्रोटीन्स के भी, दैट वर्क टुगेदर टू डिपेंड एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पोटेंशियली हार्मफुल, जो के वर्क करते हैं, यानी ये सेल, ऑर्गन एंड प्रोटीन ये वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ टू डिपेंड एंड प्रोटेक्ट, जो ताकि डिपेंड करे और प्रोटेक्ट करे द बॉडी फ्रॉम पोटेंशियल हार्मफुल, यानी हार्मफुल से पोटेंशियल हार्मफुल से प्रोटेक्ट करने के लिए टुगेदर काम करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब के खिलाफ ये इम्यून सिस्टम काम करता है। द इम्यून सिस्टम आल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ मेनी टाइप ऑफ कैंसर। ये जो इम्यून सिस्टम है ये इसमें भी रोल प्ले करता है कि कैंसर को भी डेवलपमेंट और स्प्रेड से बचाए। व्हेन द इम्यून सिस्टम इज मिसिंग वन और मोर ऑफ इट्स कंपोनेंट, जब इम्यून सिस्टम में हमने जो कंपोनेंट पढ़े ये इसमें से एक या ज़्यादा कंपोनेंट्स मिस हो जाए, द रिजल्ट इज इन इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसकी वजह से इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर पैदा होते हैं जिसको हम एड्स कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं lymphocyte. What is lymphocyte? Lymphocyte white blood cell are one of the main type of immune cell. अब इम्यून सेल के जो इम्यून सेल में जो टाइप है उसमें एक लिम्फोसाइट है दैट मेक अप द इम्यून सिस्टम, जिन्होंने इम्यून सिस्टम बनाया, ये एक इम्पॉर्टेंट सेल है जिसने इम्यून सिस्टम बनाया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के फिर टू टाइप्स है, बी सेल्स एंड टी सेल्स, याद रखें, ठीक है, कि बी सेल एंड टी सेल जो है वो लिम्फोसाइट के फर्दर टू टाइप्स है। टी सेल आर आल्सो कॉल्ड CD4 सेल, ये भी याद कर ले कि टी सेल को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हाईलाइट कर ले कि टी सेल्स आर आल्सो कॉल्ड CD4 सेल्स, CD4 टी सेल्स आर CD4 सेल लिम्फोसाइट, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बी सेल रिलीज एंटीबॉडीज,
बी सेल का काम क्या है कि वो एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं नेचर में, एंड टू द बॉडी फ्लूइड टू अटैक एंटीजन, और ये बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं कि अटैक कर ले एंटीजन। एंटीजन हर उस चीज़ हो सकते हैं जो बॉडी को हार्मफुल कर सकती है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है, उन्होंने एंटर कर लिया बॉडी में और फिर वो हार्मफुल डिजीज काज कर सकते हैं, तो इसको एंटीजन कह रहे हैं। इस हमारे केस में यहाँ पर HIV होगा, यानी वायरस होगा जो एंटीजन हम कह सकते हैं कि जब वो बॉडी को एंटर करे। फॉरेन प्रोटीन सच एज बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, यहाँ पर क्या है कि अटैक एंटीजन, एंटीजन से मुराद बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस और फंजाई। टी सेल डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय एंड पिक और मेलिजेंट सेल इन द बॉडी। टी सेल का काम क्या है, बी सेल का काम ये है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। टी सेल डायरेक्टली अटैक टी सेल जो है वो डायरेक्टली अटैक करते हैं और डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड और मिलिजेंट सेल्स इन द बॉडी। जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं, मिलिजेंट सेल होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय ख़त्म करते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टी सेल। फिर टी सेल के टू टाइप्स है, हेल्पर टी सेल एंड किलर टी सेल। वो टू टाइप्स क्या है, एक हेल्पर टी सेल है और दूसरा किलर टी सेल है। हेल्पर टी सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन एंड एक्टिवेट द किलर टी सेल। हेल्पर टी सेल के क्या काम है कि रिकॉग्नाइज द एंटीजन, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, एंड एक्टिवेट द किलर टी सेल, और फिर किलर टी सेल को क्या कहते हैं, एक्टिवेट करता है। किलर टी सेल्स देन डिस्ट्रॉय द एंटीजन, और फिर किलर टी सेल के काम क्या है कि वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय खत्म करता है। व्हेन HIV इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, जब HIV जो वायरस है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में, दिस वायरस इज टू स्ट्रांग फॉर द हेल्पर टी सेल्स एंड किलर टी सेल। तो ये जो वायरस है ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, किसके लिए, हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल के लिए। द वायरस व्हेन इन्वेड्स दीज सेल्स एंड स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, जब वायरस इन सेल में दाखिल होते हैं और क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ शुरू कर देता है, thereby not only killing the CD4 T cells T cells but also spreading to infect otherwise healthy cells। ये सिर्फ एक काम नहीं करते कि जो टी सेल है उसको भी इन्वेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ यह CD4 है, लेकिन इससे यही टी सेल मुराद है। उसके साथ साथ जो और हेल्थी सेल है उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं एंड पिक करते हैं। द HIV वायरस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड लाइव्स इन द बॉडी अंडर अनडिटेक्टेड फॉर मंथ्स और ईयर बिफोर एनी साइन ऑफ इलनेस अपीयर। ये जो HIV वायरस है इसको ये कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एंड लिव इन द बॉडी, ये बॉडी में रहते हैं अनडिटेक्टेड, यानी इसके पे आप नहीं कह सकते कि इस बॉडी में HIV है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा HIV होंगे। पर मंथ्स और ईयर, यानी जब HIV एंटर करता है बॉडी को, वो ईयर और मंथ्स तक आप नहीं पहचान सकते कि इस बॉडी में HIV है या नहीं है। बिफोर एनी साइन ऑफ इलनेस अपीयर, इससे पहले के साइन ऑफ इलनेस अपीयर हो जाए, ठीक है। ग्रेजुअली over many years or even decades as the T cell become progressively destroyed or inactivated। जब many year या decades गुजर जाए और T cell become progressive बहुत ज़्यादा मकदार पे डिस्ट्रॉय और इनएक्टिवेटेड हो जाए, अदर वायरसेस, पैरासाइट और कैंसर से कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। तो अदर वायरसेस जो ठीक है, parasites or cancer cell called opportunistic disease which would not have been able to get past a healthy body defense can multiply within the body without fear of destruction। ठीक है, तो जब वायरस जो है ना वो बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं, उसके बाद जो है वो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, तो फिर अदर वायरसेस, पैरासाइट और कैंसर सेल भी आसानी के साथ वो बॉडी पे के हेल्थी बॉडी जो है वो डिपेंड नहीं कर सकते उनको भी, और फिर उसके वो आपको मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस उस डिजीज को कहते हैं जो वीक इम्यून की वजह से काज हो जाए, ठीक है। यानी आम कंडीशन में जब ये पैरासाइट और कैंसर सेल या अदर वायरसेस है वो जब बॉडी में एंटर होते हैं तो इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म करते हैं, लेकिन जब एड्स या HIV आ जाए बॉडी में तो फिर ये पैरासाइट, कैंसर सेल इसको बॉडी ख़त्म नहीं कर सकता और यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और ये बीमारी आसानी से बॉडी में हो सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के लाइफ साइकिल क्या है? तो सबसे पहले HIV बाइंड फ्यूजेस टू इम्यून सेल्स रिलीज इट्स RNA। हमने ये पढ़ा था कि HIV क्या है? RNA वायरस है। तो HIV क्या करता है? सबसे पहले बाइंड हो जाता है फ्यूजेस टू इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम में फ्यूज होता, इम्यून सिस्टम सेल में फ्यूज हो जाता है। इम्यून सेल क्या है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, वो इम्यून सिस्टम सेल है। रिलीज इट्स RNA, और इसमें अपने RNA को क्या करता है? रिलीज करता है। HIV RNA कन्वर्टेड टू HIV DNA। तो ये जो RNA है ये कन्वर्ट हो जाता है DNA में। आमतौर पर तो हम कहते हैं कि DNA से RNA बनता है, लेकिन इस केस में RNA जो है वो DNA में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है उसके लिए खास एंजाइम है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है, ठीक है। और ड्यूरिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी RNA का DNA में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। तीसरा नंबर पॉइंट, वायरल DNA एंटर होस्ट सेल न्यूक्लियस। जो वायरल DNA है वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में दाखिल हो जाता है एंड इज इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट सेल क्रोमोसोमल DNA, और जो होस्ट सेल के क्रोमोसोमल DNA है उसमें इंटीग्रेट हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है HIV RNA इज मेड इन वायरल प्रोटीएज प्रोसेस प्रोटीन पर वायरल असेंबली। HIV RNA फिर अपने आप को क्या करता है? मेड इन वायरल प्रोटीएज प्रोटीन, तो फिर जब वो DNA में अंदर हो जाता है, होस्ट DNA के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, तो फिर वो अपने आप को कॉपी करता है और फिर अपने लिए प्रोटीन बनाता है। न्यूली मेड HIV बर्स्ट फ्रॉम द सेल्स एंड इज रेडी टू इन्फेक्ट अदर सेल्स। तो जो जब वो प्रोसेस हो जाता है, प्रोटीन बन जाता है, फिर उसके बाद प्रोटीन से फिर न्यू HIV बन जाता है, और वो फिर उस सेल से निकलकर दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये डायग्राम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि ये HIV वायरस है, ये बाइंड और फ्यूजन एंट्री इसकी होती है। तो यहाँ पर HIV RNA एंटर हो जाता है। जब HIV RNA होता है तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जिसकी वजह से ये RNA DNA में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये RNA DNA में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद ये न्यूक्लियस में एंटर करता है। और ये जो न्यूक्लियस में जब एंटर करता है तो उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वायरल एंटीग्रेज जब ये रिलीज करता है तो इससे ये न्यूक्लियस में एंटर हो जाता है। और फिर वहाँ पर जो होस्ट सेल में जो अपना DNA है उसके साथ ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है। जब ये होस्ट सेल DNA अपने आप को रिप्लिकेट करता है और दूसरा सेल बनाता है तो इसमें तो प्रोटीन का RNA है तो वो भी रिप्लिकेट हो जाता है, और फिर वो दोबारा HIV RNA प्रोड्यूस करता है। और ये क्या है? दूसरा एड्स HIV सेल है, ठीक है। जब वो बाहर सेल से जाता है तो फिर वो प्रोटीन भी बनाता है और वायरल प्रोटीएज भी बनाता है, तो उसकी वजह से एक न्यू RNA बन जाता है, और जब ये बन जाता है तो ये सेल से फिर निकलता है और दूसरे सेल में चला जाता है। इसी तरह से ये अपने आप को रिप्लिकेट करता है, और यही लाइफ साइकिल है अब HIV। The HIV particles are then released or birth from the cell. The enzyme protease play a vital role in this stage of the HIV life cycle of the chopping of long chain of protein into smaller pieces, which are used to construct mature viral core. ठीक है, ये मैंने आपको बताया। The newly mature HIV particles are ready to infect another cell and begin the replication process all over again. In this way, the virus quickly spread through the human body, and once a person is infected, they can pass HIV on to other and their body fluid. ठीक है, फिर वो जब एक बंदा HIV से इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर वो ट्रांसफ़र कर सकता है HIV दूसरे बॉडी को, दूसरे पर्सन को, उसके किसकी वजह से? बॉडी फ्लूइड की वजह से। बॉडी फ्लूइड से मुराद ब्लड है एक्सेट्रा और हो सकते हैं। अब सिम्टम आप HIV को स्टडी करते हैं कि जब एक बंदा HIV से इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर उसमें कौन से सिम्टम अपीयर होते हैं। दी अर्लीस्ट सिम्टम इंक्लूड, जो अर्लीस्ट सिम्टम है उसमें इंक्लूड है फीवर, बुखार, रेश, मसल्स एचेस एंड स्वॉलन लिम्फ नोड्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है, ये सिम्टम है। हाउएवर
फॉर मोस्ट पीपल द फर्स्ट सिम्टम ऑफ HIV विल नॉट बी अपीरेंट, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये जो पहला सिम्टम है ये अपीयर नहीं होता, यानी फीवर, रैशेस, मसल एचेस ये वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। Although the infection is slowly taking hold by the body, the majority of those infected with HIV will be asymptomatic, ठीक है। Only by being tested for HIV one can know for sure if he she has been infected. अगर जब आप इसके HIV के लिए टेस्ट करते हैं तो पता चल सकता है कि ये पर्सन या इन्फेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। विदाउट ट्रीटमेंट पीपल इन्फेक्ट विद HIV कैन एक्सपेक्ट टू डेवलप एड्स 8 to 10 ईयर आफ्टर HIV इन्फेक्शन, यानी एक बंदा है उसको HIV हो गया और वो अपने ट्रीटमेंट नहीं करता, यानी उसको पता नहीं चलता कि मुझे HIV हो गया है या नहीं, तो वो बंदा उसमें एड्स डेवलपमेंट की जो एज है वो 8 to 10 ईयर हो सकती है, और जब एक बंदा ट्रीटमेंट करता है तो फिर ईयर इंक्रीज हो सकते हैं, 20 to 30 ईयर्स तक जा सकते हैं, ठीक है। अब है opportunistic invasion. Opportunistic invasion क्या है? Opportunistic infection are so named because they take advantage of weak immune system. फॉर एग्जाम्पल, यानी इसको अपॉर्चुनिस्टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वीक इम्यून सिस्टम से फायदा लेते हैं और अपने बीमारी कास कर सकते हैं, जैसे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, TB, कैंडिडाइटिस ऑफ द एसोफेगस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, ठीक है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन के एग्जाम्पल है कि कौन कौन सी बीमारियां वीक इम्यून सिस्टम की वजह से आ सकती है। टोक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ द ब्रेन, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिकरेंट निमोनिया, बिसाइड विजन लॉस, nerve damage and brain impairment can also occur, ठीक है, ब्रेन की इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। साइन ऑफ ब्रेन डिटोरेशन इंक्लूड ट्रबल्स थिंकिंग, ठीक है, ये जब आपको ब्रेन से कोई डिटोरेशन हो जाए तो उसमें आपको ट्रबल थिंकिंग, आप सोच नहीं सकते, उसमें आपको ट्रबल्स पैदा होंगे। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब ठीक है कोऑर्डिनेशन में लॉस आ जाएगा, एंड बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, लॉस आएगा, एंड बिहेवियर चेंजेस में इसमें क्या आएगा, लॉस आएगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर एड्स। एड्स के लिए ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज नो क्योर फॉर HIV इन्फेक्शन और एड्स। HIV एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए ट्रीटमेंट क्योर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर क्योर नहीं है। और एड्स नॉर इज देयर अ वैक्सीन टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन। नॉर्मली केस में हम वायरस के लिए क्या करते हैं कि वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन HIV के केसेस में वैक्सीनेशन भी काम नहीं करते। हाउएवर न्यू मेडिकेशन नॉट ओनली कैन स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द इन्फेक्शन, हाउएवर इसके बावजूद भी न्यू मेडिकेशन नॉट ओनली कैन स्लो द प्रोग्रेशन, न्यू मेडिकेशन डिस्कवर कर दिए गए हैं जिसकी वजह से वो न सिर्फ प्रोग्रेशन, ये प्रोसेस है इसके फैलने की, इसको स्लो करता है, बल्कि उसके साथ साथ इन्फेक्शन यानी जो वीक इम्यून की वजह से जो इन्फेक्शन काज हो सकती है उसको भी कम करती है। बट कैन आल्सो मार्कली सप्रेस द वायरस देयर बाय रिस्टोरिंग द बॉडी इम्यून फंक्शन एंड परमिटिंग many HIV infected individual to lead a normal disease free life, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। Anti-HIV also called antiretroviral medication are used to control the reproduction of the viruses and to slow or halt the progression of HIV related diseases, ठीक है। ये anti-HIV मेडिकेशन है जो इस्तेमाल किया जा सकता है इनका ये जो रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस है इसको कम कर दिया जाए। वन यूज इन कम्बिनेशन, जब इनको कम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है, दिस मेडिकेशन आर टर्म हाईली एक्टिव एंटीवायरल थेरेपी, तो यानी जो मुख्तलिफ दवाई या मेडिकेशन है HIV के लिए, जब हम इनको कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होते हैं वो है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हार्ट भी कहते हैं। हार्ट कंबाइन 3 or more anti-HIV medication in a daily regimen, समटाइम रेफर टू अ कॉकटेल, इसको कॉकटेल कहा जा सकता है। एंटी-HIV मेडिकेशन डू नॉट क्योर HIV इन्फेक्शन, ये सिर्फ HIV इन्फेक्शन को क्योर नहीं करे, एन इंडिविजुअल टेकिंग दिस मेडिकेशन कैन स्टिल ट्रांसमिट HIV टू अदर, यानी एक बंदा है वो ये मेडिकेशन ले रहे हैं तो इसके हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि अब वो ठीक है और ये एड्स वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, इसके बावजूद भी वो ये बीमारियाँ ट्रांसफ़र कर सकता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। अब हम एड्स और HIV इन्फेक्शन को किस तरह से रोक सकते हैं? एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय दीज मेन रूट्स,
एड्स जो है ये मेन रोड्स की तरह की वजह से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जब हम इस पर कंट्रोल लाएंगे तो खुद ब खुद एड्स और HIV इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो जाएगा। The most common mode of transmission is the transfer of body secretion through sexual contact। जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ट्रांसफर ऑफ बॉडी सिक्रेशन थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट। सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से जो बॉडी सिक्रेशन है वो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर होते हैं, तो उसकी वजह से मोस्टली एड्स ट्रांसफर होते हैं। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, दूसरा है ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट कैन ट्रांसमिट द वायरस, इसकी वजह से भी वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं। मोस्ट अपन थ्रू द शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड सिरेंज एंड नीडल्स। ये जो सिरेंज जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक बंदे उन्होंने एक सिरेंज इस्तेमाल किया, फिर वही सिरेंज दूसरे बंदे ने इस्तेमाल किया और उस ये जो पहला बंदा है इसमें एड्स था, तो ये 100% चांसेस है कि वो जो सेकंड बंदा है उसमें भी HIV या एड्स ट्रांसफ़र हो जाए। HIV कैन बी स्प्रेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू पीटस, यानी मदर से जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके पीटस में, उसमें भी ये HIV ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मेथड एंड डिस्पोजल नीडल शुड बी यूज फॉर प्रोसीजर सच एज एक्यूपंक्चर, टैटूइंग, ईयर पियर्सिंग। ये जो टैटूइंग है, ईयर पियर्सिंग है, इसके जिसके लिए जो नीडल इस्तेमाल होते हैं उसकी वजह से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन जब हम इसके लिए प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन और जो मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है। Screen blood for HIV should be given in case of blood transfusion. Anyone who thinks he or she is infected or who is involved in high risk behavior should not donate his or her blood, organ or tissue as they may now contain the AIDS virus। यानी स्क्रीन ब्लड फॉर HIV, यानी वो बंदा जिसमें उसको थोड़ा सा भी शक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि उसमें HIV हो सकते, तो उसको चाहिए कि वो अपना ब्लड किसी को डोनेट ना करे, कोई ऑर्गन या टिश्यू उसको डोनेट ना करे, क्योंकि उसमें एड्स की चांसेस हो सकते हैं। गेट प्रोफेशनल हेल्प फॉर ट्रीटमेंटिंग द ड्रग हैबिट। ठीक है, गेट प्रोफेशनल हेल्प हमें चाहिए ट्रीटमेंटिंग द ड्रग हैबिट, जो ड्रग हैबिट है उसको ख़त्म करने के लिए। अब उसके बाद कुछ MCQs हैं उसको डिस्कस करते हैं पास पेपर में से। हाँ, सबसे पहले जो MCQs हम डिस्कस करेंगे वो है द स्ट्रक्चर ऑफ सम वायरसेस, उससे MCQs डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद HIV की तरफ आते हैं। MCQs नंबर 9 हमने 8 वो जो पहले टॉपिक है उससे कवर किया। अब MCQs नंबर 9 है द प्रोटीन दैट फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ HIV वायरस इज। वो प्रोटीन जो मैट्रिक्स ऑफ HIV वायरस बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले अब इस ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर जो GP120 GP41 है ये तो ग्लाइकोप्रोटीन है, और यहाँ पर बात कर रहा है प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन के बाद तो इनसे तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, ख़त्म हो गए। अब ये ऑप्शन डी को देखे, ऑप्शन डी में जब आप देखें बोथ A एंड B, तो ये तो भी गलत है ना, तो सही ऑप्शन क्या है, प्रोटीन 17। ठीक है, वो मैट्रिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है द जीनोम ऑफ द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज मेड अप ऑफ। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जीनोम ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV किससे बना है, RNA से बना है। ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज HIV बिलोंग टू स्पेशल क्लास ऑफ वायरस नोन एज। HIV बिलोंग करता है स्पेशल क्लास ऑफ वायरस, हमने कहा था कि वो क्या है, रेट्रो वायरस है। ठीक है, और जो सब क्लास है वो लेंटी वायरस है। अच्छा, अब टॉपिक HIV से MCQs डिस्कस करते हैं। वेयर आर द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस लोकेटेड। कहाँ पर HIV वायरस की एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं फॉर रेप्लिकेशन? तो रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, इनसाइड होता है ना, DNA और RNA के होते हैं ना, यहाँ पर RNA होता है उसकी रेप्लिकेशन होता है, तो वहाँ पर कहाँ पर ये कह रहा है कि कहाँ पर ये एंजाइम रिक्वायर्ड होंगे? एंड द प्रोटीन स्पाइक्स नो, सराउंडिंग द वायरल कोड नो, इनसाइड द कैप्सिड। या इनसाइड द कैप्सिड क्या होता है, RNA होता है ना HIV के, तो वहाँ पर एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि वहाँ पर रेप्लिकेशन हो जाए। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है HIV टारगेट विच सेल। HIV
कौन से सेल को टारगेट करते हैं। अभी हमने पढ़ा प्लाज्मा सेल नो, टी लिम्फोसाइट, CD4 सेल। हम यहाँ पर आप CD4 सेल भी लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको वो लाइन हाईलाइट भी किया था कि टी लिम्फोसाइट को CD4 सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बोथ B एंड C, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन द वर्ल्ड इज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो जो मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड में वो क्या है, वो है एड्स, ठीक है। Numerous opportunistic disease might attack a person suffering from which of the following disease, यानी ये जो नीचे दिए गए डिजीजेज है इसमें से एक बंदा को ये डिजीज हो जाए तो न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज से मुराद वो है जो वीक इम्यून सिस्टम को की वजह से होती है। तो मीजल नहीं, इन्फ्लुएंजा नहीं, हेपेटाइटिस नहीं, एड्स करेक्ट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि एड्स का काम क्या है कि वो इम्यून सेल को टारगेट करते हैं और इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। इसकी वजह से वो बहुत और भी बीमारियां काज कर सकते हैं और उसको बीमारी को क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहला चैप्टर कवर कर लिया 2 लेक्चर में, बहुत आसान थे। अब आपने क्या करना है कि आपने इस टॉपिक में से खुद 15 to 20 MCQs बनाए हैं, तो इसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।